नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। देश में बहुत से घटनाक्रम बहुत तेजी से चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की अमेरिका यात्रा, विपक्षी एकता की बैठक पटना में, और मेरे हिसाब से एक बड़ा कंसर्न है जो मणिपुर में जो भी हो रहा है, वो इन सारे कंसर्न से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और शायद अभी उस तरह का क्या की नजर से, उस तरह की दृष्टि से अभी उनको नहीं देखा जा रहा है उस समस्या को। खैर, प्रोफेसर साहब स्वागत है। आज शुरू हम लोग यूएस विजिट जो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी की हुई, उसमें एक दो थोड़े कंट्रडिक्शंस हैं। कंट्रडिक्शन ये है कि पहली बार यूएस यात्रा पे जब ये गए तो वहां के 75 से ज्यादा संसद सदस्य जो हम लोग बोलते हैं अपने यहाँ, जो उस तरह के संसद सदस्यों ने बाइडेन पे ये प्रभाव वो डाला कि आप इनसे जरा डेमोक्रेसी की बात, प्रेस फ्रीडम की बात, माइनॉरिटीज की बात करिए। और दूसरा जो एक बड़ी बात ये थी कि जो बराक ओबामा हैं, उन्होंने एक सीएनएन के एक इंटरव्यू में माइनॉरिटीज के प्रश्न को उठाया उसी समय जब ये अभी मिले नहीं थे। और ऐसा माना, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अमेरिका की जो पॉलिटिक्स चलती है, और खास करके बराक ओबामा और बाइडेन साहब, तो उनके 8 साल उनके वाइस प्रेसिडेंट थे, दोनों में बहुत अच्छा तालमेल है। बराक ओबामा बहुत क्लोज हैं इनके। उनके प्रॉम्प्ट पे तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर वो सामने सामने इस व्यापारिक जो दौरा है उसको नहीं कह पा रहे हैं, तो ये कहीं प्रॉम्प्ट बाइडेन का तो नहीं है। थोड़ा इस पे पहले बात कर लें, क्योंकि डेमोक्रेसी की बात इस बार बहुत हुई। प्रधानमंत्री भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल डेमोक्रेसी ही बोलते रहे। देखिए, प्रधानमंत्री को इतना भारत में लोकतंत्र के बारे में बोलना पड़ा, प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि हम किसी भी किस्म का भेदभाव नहीं करते हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, या मजहब के आधार पर, या और जातीयता के आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं, और डेमोक्रेसी हमारे डीएनए में है, हमारे लोकतांत्रिक किरदार के ऊपर शक नहीं किया जाना चाहिए। ये बात इतना उन्हें बोलना पड़ रहा है, ये बात अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये दबाव था कि वो मामला अपनी तरफ से साफ करें, वरना इतना बोलने की क्या जरूरत थी। भारत तो सबसे, जहां तक संवैधानिक लोकतंत्र की बात है और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का सवाल है, भारत की पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की धाक तो सारी दुनिया में पहले से जमी हुई है। हमारे चुनाव आयोग को दूसरे देशों में निमंत्रित किया जाता है कि वो आके नमूने का चुनाव करके दिखाएं वहां पर। तो हम लोगों की इस मामले में लगातार हर 5 साल बाद, कभी कभी और भी बीच में, और विधानसभा के चुनाव तो लगातार होते रहते हैं। भारतीय लोकतंत्र की कि यहाँ पर एक निष्पक्ष चुनाव के तहत चुनी हुई सरकारें हुकूमत करती हैं। इस लिहाज से लोकतंत्र की जो पहली और बुनियादी शर्त है वो भारत हमेशा पूरी करता है। तो इस आधार पर तो भारत के ऊपर कोई आपत्ति की नहीं जा सकती। आपत्ति इस पे की जा सकती है कि जब एक चुनी हुई सरकार बन जाती है तो उस वक्त वो उन लोगों के साथ क्या सलूक करती है जो उन्हें स्थायी रूप से वोट नहीं देते। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी खुद कहती है कि मुसलमान हमें वोट नहीं देते, इसलिए हम उनको टिकट नहीं देते। और इस बात को सब लोग कहते हैं, इस बात को अमित शाह भी कहते हैं, इस बात को भाजपा के सभी प्रवक्ता कहते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आप मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देते, तब वो कहते हैं मुसलमानों को टिकट देने से क्या लाभ है, वो तो हमको वोट ही नहीं देते। तो वो एक तरह से वही है कि अंडा पहले हुआ कि मुर्गी पहले हुई। आप पहले टिकट देना शुरू करेंगे तब वो वोट देंगे, या वो पहले वोट देना शुरू कर दें फिर आप उनको अपना मान के टिकट उनको देना शुरू करेंगे। तो इस बहस में तो हम लोग पढ़ना नहीं चाहते। यहाँ प्रश्न ये है कि निश्चित रूप से मोदी जी की सरकार निष्पक्ष चुनाव द्वारा चुनी गई सरकार है, लेकिन जब से वो 2014 सत्ता में आए हैं, जितना ज्यादा मुसलमानों के ऊपर जगह जगह अत्याचार हुआ है, और उस अत्याचार की तरफ से सरकारों ने, केंद्र सरकार ने और भाजपा की राज्य सरकारों ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। ये चीज सारी दुनिया के सामने जा रही है, और इसकी वजह से सब जगह भारत की रेटिंग भी खतरे में पड़ जाती है। जो रेटिंग एजेंसियां हैं वो भी भारत की रेटिंग के ऊपर सवालिया निशान लगा देती हैं। ठीक से जितनी प्रगति होनी चाहिए, जितना बड़ा भारत का बाजार है, जितने तरह का भारत में उत्पादन होता है, विश्व अर्थव्यवस्था में भारत के साथ भारत की जो आवाजाही है, उसका जो बैकवर्ड फॉरवर्ड जो रिलेशनशिप है उस विश्व अर्थव्यवस्था में, उसके तहत जितनी बढ़िया रेटिंग भारत को मिलनी चाहिए उतनी बढ़िया रेटिंग नहीं मिलती है। फिर हमारे प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाते हैं तो वहां पे अपने भाषण में लगातार वो सफाई देने की मुद्रा में ही कहते रहते हैं कि अरे हम कितने लोकतांत्रिक हैं, हमारे ऊपर इस बात को लेकर शक नहीं किया जाना चाहिए। भाई इस तरह हम लोकतांत्रिक हैं, इस तरह की बातचीत तो जवाहरलाल नेहरू ने कभी नहीं की कहीं जाकर।
इवन यहाँ तक अटल बिहारी वाजपेयी भी जब विदेश जाते थे तो वो अपने लोकतांत्रिक होने की कोई दम नहीं भरते थे सब जगह जाके, क्योंकि ये तो एक माना हुआ तथ्य है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जिन देशों को उपनिवेशवाद से आजादी प्राप्त हुई उसमें केवल भारत है जो अपने लोकतांत्रिक निजाम को टिका पाया। बाकी सभी जगह सभी सरकारें लोकतांत्रिक नहीं रह गई। आज की सरकार को, जो कि 10वीं साल अब सत्ता में उसकी शुरू हो गई है मई के बाद में है, उसको अगर अमेरिका जाकर ये सफाई देनी पड़ रही है तो ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं पानी मर रहा है, घपला कहीं ना कहीं है। ओबामा साहब भी कह रहे हैं और अमेरिकी संसद में भाषण दे रहे हैं मोदी, जिसको सुपर संवाद टीवी पे दिखाया जा रहा है। जिस तरह की समीक्षा हम लोग बैठ के कर रहे हैं उस तरह की समीक्षा संभव नहीं है टीवी के ऊपर बैठ के करना, क्योंकि वहां सवाल ही इस तरह के आते हैं कि आपको, और यहाँ तक सवाल पूछने की जरूरत नहीं होती, वहां इस तरह के तथाकथित विदेश नीति के विशेषज्ञ बुला के बैठा लिए जाते हैं, जो कि अपने जब बीच में ब्रेक होता है तो ब्रेक में फुसफुसा कहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को अकेले 350 सीटें मिलने जा रही हैं। और जब उनसे कहा जाए कि भाई किस आधार पे आप ये कह रहे हैं कि नहीं मैंने 2 करोड़ लोगों से बातचीत की है, मैंने 4 करोड़ लोगों से बातचीत की है, कोई बताते हैं कोई मॉड्यूल है उसके तहत इस तरह की बातचीत हो जाती है और वो बीजेपी को मिलने जा रही हैं। तो फिर उससे जब सवाल पूछा जाता है अनौपचारिक किस्म से कि भाई जिन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जीत हासिल की थी वहां पहले से ही भारतीय जनता पार्टी 95%, 99%, 100% की जीत उसने हासिल की थी, तो वहां पे कैसे सीटें बढ़ेंगी? और जहां पे सीटें कई जगह सीटें बढ़ी हुई थी वहां पे इस वक्त भाजपा का जो विपक्ष है वो बहुत मजबूत है। पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा मजबूत विपक्ष हो रहा है, उनके भाजपा के खिलाफ मोर्चे बन रहे हैं, विपक्षी एकता की तैयारियां बन रही हैं। तो ये इस तरह के विशेषज्ञ टीवी बुला के बैठाए जाते हैं जो कि केवल विरदावली गाने के अलावा और कोई काम नहीं करते। जी मैं बार बार कहते हैं कि अमेरिका को भारत की जरूरत है, ये बात सही है, मैं इससे सहमत हूँ। भारत का बाजार इतना बड़ा है कि किसी भी आर्थिक शक्ति को जो अपने माल के लिए बाजार की तलाश कर रही होगी उसको भारत का बाजार चाहिए। चीन को भी भारत का बाजार चाहिए, अमेरिका को भी भारत का बाजार चाहिए है। अच्छा, भारत की भी बहुत सी जरूरतें हैं। आज एक अखबार में बड़ा अच्छा कार्टून छपा है, वो कार्टून मेरे ख्याल से अगर मौका होता तो शायद मैं लगा देंगे। नहीं, हम लगा देंगे। बाइडेन साहब मोदी को गले लगा रहे हैं। बाइडेन साहब का कद काफी लंबा है, मोदी जी उतने कद में लंबे नहीं है, तो वो मोदी जी गले लग रहे हैं तो वो अपने सेल फोन पे पुतिन की तस्वीर देख रहे हैं, वो रशियन ऑयल चाहिए उनको। तो फिर वो बाइडेन साहब कह रहे हैं कि नहीं मैंने इसको नहीं देखा। तो इस प्रकार ये जो पूरी स्थिति है, इस स्थिति को सामने रखकर और भारत की मोदी के ऊपर जो दबाव है अपने लोकतांत्रिक बने रहने का और लोकतांत्रिक दिखावा करने का, ये इस अमेरिकी दौरे में स्पष्ट हो गया। जी, मैं एक चीज और प्रोफेसर साहब इसलिए कहना चाहूंगा, जो आपने कहा जैसे उन्होंने नहीं देखा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि बाइडेन की तरफ से ये शुद्ध व्यापारिक दौरा था, इसके अलावा कुछ नहीं। उन्होंने सही कह रहे हैं जी। लेकिन एक चीज अपने प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कुछ हमारे यहाँ के लोकल लोग बोले नहीं इसको नहीं उठाना चाहिए, इसको नहीं बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी अति उत्साह में कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जब थोड़ा ऐसा भारतीय मुझे भी कष्ट होता है। एक तो इनको अंग्रेजी बोलने की क्या जरूरत है, आप टेलीप्रॉम्प्टर लगाते हैं, उस टेलीप्रॉम्प्टर लगाने के बाद अब इंटरनेशनली तो लोग देख रहे होंगे ना कि आप टेलीप्रॉम्प्टर से बात कर रहे हैं, उसको छुपा नहीं पाएंगे। आप उस टेलीप्रॉम्प्टर को लगाने के बाद भी अगर आप गलत बोलेंगे तो वो आप हंसी के पात्र होंगे। मैं 3 इसलिए बोल रहा हूं, इन्वेस्टिगेटिंग इन अ गर्ल ने इन्वेस्टिगेटिंग कर दिया, फिर वो बोले ऑप्टिकल फाइबर को उन्होंने कर दिया पॉलिटिकल फाइबर। अच्छा, ये बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ये मुझे लगता है कि ये अति उत्साह में रहते हैं, थोड़ा ओवर चार्ज रहते हैं। और वो जो मेरे ख्याल में टेलीप्रॉम्प्टर है वो तो या हिंदी या गुजराती में चलना चाहिए, क्यों ये उसको अंग्रेजी में देखना चाहते हैं? और इसमें मुझे नहीं अंग्रेजी आती है, मैं भाई हिंदी बोलूंगा, आपकी गर्ज है, मेरी बड़ी मार्केट, आप अंग्रेजी करिए उसका। एक दूसरा, मैं इसलिए क्योंकि ये मैं जब अभी एक शो कर रहा था उसमें कुछ अमेरिकन भी थे, हमारे मोदी साहब एक काम और वो करते हैं जो अजीब सी बात है, विदेश में महिला से हाथ मिलाने की बात है, और वो भी महिला जब हाथ बढ़ाएगी तो आपको है, और वो शायद इट इज ओनली अ टच। और हमें तो ये लगता है कि भाई जैसे मैं कहीं ऐसी असमंजस स्थिति में पड़ता हूं तो मुझे भारतीय अभिवादन से अच्छा कुछ है ही नहीं, नमस्ते करके हाथ जोड़िए अभिवादन। ये हाथ पकड़ लेते हैं, फिर दोनों हाथ पकड़ से उनका हाथ पकड़ के मिसेस बाइडेन का,
और वो खराब लगा है। लोगों ने कहा है कि भाई ये नहीं होता है डिप्लोमेसी में, क्या आप किसी लड़की का, औरत का हाथ पकड़ लीजिए, फिर उसको दोनों हाथ से पकड़ के फिर उसको छोड़िए ही नहीं। ये दोनों चीजें मतलब, और लोग ये कह रहे हैं नहीं नहीं इस पे अंग्रेजी प्रोनाउंसिएशन पे नहीं बोलना चाहिए। अरे क्यों नहीं बोलना चाहिए? आप हिंदी क्यों नहीं बोले भाई? आप गुजराती में बोलते हैं। असल में है क्या, मोदी जी, आमतौर पर कहा जाता है कि मोदी जी अपने आप को कांग्रेस की प्रधानमंत्रियों की जो परंपरा थी उससे अलग करना चाहते हैं। मुझे तो लगता है कि वो उसके साथ साथ में अटल बिहारी वाजपेयी ने भाजपा के प्रधानमंत्रित्व की जो परंपरा डाली थी उससे भी अपने आप को अलग करना चाहते हैं। आप देखिए, अटल जी जब संयुक्त राष्ट्र में गए थे और उन्होंने, अटल जी ने संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया था, तो किस भाषा में संबोधित किया था? मैं मानता हूं अटल जी की अंग्रेजी मोदी जी से अच्छी थी। अटल जी ज्यादा बेहतर अंग्रेजी बोलते थे, उनका उच्चारण ज्यादा साफ था, उनको ज्यादा तजुर्बा था, विदेश मंत्री रहे थे वो जनता पार्टी की सरकार में। तो लेकिन जब वो संयुक्त राष्ट्र गए तो वहां पे वो किस भाषा में बोले? वहां पे वो हिंदी में बोले अटल जी। और इस बात हम लोगों ने आज तक याद है कि उनका जो भाषण प्रसारित हुआ था, बाकायदा हम कोई अटल जी के समर्थक नहीं थे ना प्रशंसक थे, उसके बावजूद चूंकि वो हिंदी में बोल रहे थे तो हमने उनका पूरा भाषण बैठकर पूरा सुना था उनका, और अच्छा लगा था। आप जो कह रहे हैं बात, मैं आपकी बात का पूरी तरह समर्थन करता हूं। मोदी जी अपनी भाषा में बोल सकते हैं, इस पे कोई रोक थोड़ी ना है। अगर वो अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे तो उससे उनके भाषण की प्रभावकारिता का कोई क्षय नहीं होगा। वो तो भाषण लिखा हुआ होता है ऐसे मौके पर बोला जाने वाला, और उसकी अंग्रेजी प्रतियां लोगों को उपलब्ध कराई जा सकती हैं, उसका अंग्रेजी में अनुवाद लोगों को उपलब्ध कराया जा सकता है, उस प्रकार की पूरी व्यवस्थाएं होती हैं, उस प्रकार की पूरी प्रौद्योगिकी वहां पर मौजूद है। और मोदी जी हिंदी के प्रभावी वक्ता हैं। जब वो हिंदी में बोलते हैं तो बहुत स्वाभाविक लगते हैं, जब वो अंग्रेजी में बोलते हैं तो लगता है कि काफी उन्हें कोशिश करनी पड़ रही है उसमें। और जब ऐसा होता है तो उसमें जरूर आप टेलीप्रॉम्प्टर पे भी पढ़ने में भूल कर देते हैं वहां पर, और वहां पर फिर गड़बड़ी होती है, गूफअप्स होते हैं, और उसमें जो ऐसा बनता है जिससे जो स्मार्टनेस जिसको कहते हैं इस पूरे कार्यक्रम की, वो भंग हो जाती है उसमें। तो आपकी ये बात सही है कि अगर वो हिंदी में बोलते तो वो ज्यादा अच्छा होता और उससे भारत में संदेश भी ज्यादा अच्छा जाता। जी जी नहीं, क्योंकि लोगों का कहना था कि उनका जो भी मैनेज करता है उसने एक काम तो अच्छा किया कि इस बार ये गले नहीं मिल रहे थे, नहीं तो ये गले भी बहुत मिलते हैं, खट से मिलकर हर एक से गले मिलने लगते हैं। तो इस दौरे में गले नहीं मिले, लेकिन हाथ पकड़ने की, महिलाओं के से हाथ पकड़ के, ये भी थोड़ा इट हैज नॉट गॉन वेल विथ द यूएस मीडिया। मैं एक छोटी बात और पूछ लूं आपसे, इसको किसी ने कहा नहीं, वहां पे जो डिनर हुआ उसमें 400 लोग बुलाए गए थे, देश हिंदुस्तान के मुकेश अंबानी जी भी उपस्थित थे। अडानी जी अब इनके साथ कहीं नहीं दिखाई देते हैं। मतलब अदरवाइज भाई देश का सबसे बड़ा उद्योगपति अडानी, दुनिया के तीसरे नंबर का उद्योगपति एक समय का, वो क्यों नहीं अपने पुराने दोस्त को क्यों नहीं ले जाते? मुझे ताज्जुब हुआ, पहले तो अडानी जी इनके साथ लगातार दिखाई पड़ते थे, हर जगह जाते थे। इस बार लगता है शायद जो उनके साथ विवाद जो जुड़ा है उसलिए कहा गया होगा कि आप थोड़ी अभी दूरी बना के रखिए, बाद में देखेंगे इस बात को। तो हो सकता है कि ये एक रणनीतिक किस्म का फैसला हो कि आप मोदी जी अडानी के साथ न दिखाई पड़े, क्योंकि मोदी जी के ऊपर जो इल्जाम लगा है कि, और तमाम विपक्ष ने लगाया है, वो अडानी, पहली बार मोदी जी के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा है और वो अडानी के मसले में लगा है। तो वो इसलिए मोदी जी का सतर्क होना बहुत स्वाभाविक है। मैं प्रोफेसर साहब एक थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, लेकिन चूंकि इसी से मोदी जी ने वहां योग दिवस बनाया यूएन में, लेकिन एक फोटो बहुत कल से सर्कुलेट कर रही है, वो योगी आदित्यनाथ योग करने की कोशिश कर रहे हैं और वो उसको ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। जानकार लोगों का कहना है कि ये फोटो सर्कुलेट कराई है बीजेपी के जो इनके कॉम्पिटिटर हैं, जो दूसरे प्राइम मिनिस्टर की रेस में, उनके ऑफिस से, ये बाकी विपक्षियों के यहां से नहीं हुई है। मतलब एक तरफ वो कहते हैं कि नहीं अंग्रेजी अगर गलत बोल रहे हैं तो मत बोलिए। अरे भाई, अगर योगी जी वो जो आसन जो भी आप करा रहे हैं नहीं हो रहा है, ये सब भी आपसी खींचतान बीजेपी में शुरू हो गई है कस के। देखिए, भाजपा के हर पार्टी के अंदर गुटबाजी होती है और भारतीय जनता पार्टी उससे कोई अछूती नहीं है। हर पार्टी के अंदर फैक्शंस होते हैं, गुट होते हैं, और वो सत्ता के लिए एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं। भाजपा की खास बात यह है कि वो अपनी भीतर चल रही गुटबाजी को काफी कुछ वो दबा के रखने में कामयाब रहते हैं, उतना निकल के सामने नहीं आने देते। लेकिन पिछले विधानसभा चुनावों से ही चल रहा है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ में कुछ जो मोदी जी के साथ आला कमान के लोग हैं, इसमें खासतौर से अमित शाह का नाम लिया जाता है, उनकी उतनी पटती नहीं है
और कुछ काट फांस उसमें चलती रहती है। हालांकि और इसके कुछ कुछ इस तरह के कहा सुनी में, कानाफूसी में इस तरह के प्रमाण भी दिए जाते रहते हैं, लेकिन मैं अभी भी समझता हूं कि इसके कोई बहुत ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है अभी तक। और मुझे क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस तरह की बन गई है उसमें आला कमान नाराज हो चाहे खुश हो, आदित्यनाथ जी उसकी एक तरह की कमजोरी भी बन गए, वो मजबूरी बन गए हैं आदित्यनाथ जी, क्योंकि उन्होंने एक खास तरह का एक प्रशासन का मॉडल उन्होंने बनाया है और वो उस मॉडल की वजह से माना जाता है कि वो कुछ कामयाब भी लगते हैं। फिर भाजपा दूसरे प्रदेशों में अपने जब चुनाव होता है तो योगी जी को एक स्टार प्रचारक के तौर पे पेश करती है और वो सब जगह कई मीटिंगें संबोधित करते हैं। ऐसा किसी और मुख्यमंत्री को इस तरह का मौका नहीं मिलता। तो वो आदित्यनाथ जी की कुछ तो हैसियत ऐसी है जो कि दूसरे मुख्यमंत्रियों से ज्यादा है। जी प्रोफेसर साहब, एक बड़ा इवेंट हुआ कल, विपक्षी पार्टियां 14-15 पार्टियां पटना पहुंची, एक साथ मिले, बैठे और बातचीत की और फिर एक प्रेस को भी संबोधित किया। मैं दो चीजें उसका इंपॉर्टेंट है कि नीतीश कुमार का एक बड़ा भारी, ये मैं उसका सफलता मानता हूं कि कम से कम एक जगह ले आए और प्रेस के सामने एक यूनाइटेड फ्रंट ये हुआ कि जिसमें कहा गया कि वी आर यूनाइटेड एंड वी विल फाइट इलेक्शन यूनाइटेडली। ये उन्होंने, ममता बनर्जी ने ये साफ संदेश दिया सबको, सबने बैठ के। नीतीश जी ये एक बड़ी सफलता मानते हैं, विपक्षी पार्टी कम से कम एक जगह तो बैठी और ये बात कही। देखिए, ये आप पिछले 9 साल का इतिहास देखिए, 2 लोकसभा चुनाव हो चुके, एक 2014 में और एक 2019 में। 2014 में तो गैर भाजपा एकता की कोशिश ही नहीं की गई, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो इनकम्बेंट पार्टी थी, कांग्रेस के खिलाफ सब लोग लड़ रहे थे, भाजपा भी कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही थी, तो कोई ऐसी कोशिश ही नहीं हुई उसमें। कांग्रेस बचाव की मुद्रा में थी और सब लोग उनके ऊपर आक्रामक थे और पता नहीं क्या होने वाला है। खुद मोदी जी को भी यकीन नहीं था कि उनको पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा। उसके बाद 2019 में विपक्षी एकता की एक कोशिश हुई, लेकिन वो कोशिश ऐसी ही उखड़ी उखड़ी कोशिश हुई और उसके बाद वो बहुत बुरी तरीके से नाकाम हुई। और खासतौर से उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया जाता है, जहां पर बुआ बबुआ का जो वो गठजोड़ था, वो गठजोड़ मुंह के बल गिरा। ये 10 साल में पहली बार ये कोशिश हो रही है, बड़ी सुनियोजित और सोच समझ के की गई कोशिश है। और जिस तरह के सिग्नल, जिस तरह के संकेत इस कोशिश से कल मिले हैं, वो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी को डरा देने के लिए या परेशान कर देने के लिए काफी है। देखिए, अब वो कह रहे हैं कि हम अब शिमला में मिलेंगे। भाजपा की तरफ से लगातार वो जो आम आदमी पार्टी ने जो अध्यादेश वाला मसला है, उसको बहुत ज्यादा भाजपा समर्थक मीडिया उसको उठा रहा है। मैं तो ये मान के चलता हूं कि कांग्रेस वो है, मसला है, मसला, उस मसले से इनकार नहीं किया सकता, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर राज्यसभा में इस मसले के ऊपर भाजपा का समर्थन नहीं करेगी। भले ही वो अभी पक्का आश्वासन नहीं दे रहे हैं, ऐसे अन्य दलों ने दे दिया है आम आदमी पार्टी को आश्वासन, लेकिन कांग्रेस अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेगी अगर वो इस अध्यादेश के सवाल पर भाजपा के कानून के पक्ष में वोट दे दे, भाजपा के विधेयक के पक्ष में वोट दे दे, तो आप समझ लीजिए कांग्रेस का बहुत नुकसान होगा उससे। कांग्रेस कभी ऐसा नहीं करेगी। तो मैं नहीं मानता हूं कि ये मसला विपक्षी एकता में आड़े आने वाला है। ना आम आदमी पार्टी इस तरह की मुद्रा अख्तियार करेगी कि इस मसले के ऊपर कोई मसले को तोड़ दे, ना कांग्रेस इस तरह की मुद्दा अख्तियार करेगी। थोड़ा बहुत फ्रिक्शन रहेगा, थोड़ा संघर्ष रहेगा, लेकिन ये मामला चलेगा। अगर इन्होंने शिमला में बैठकर, जुलाई में जो बैठक होने वाली है, अगर शिमला में बैठकर भाजपा के 300 सीटों में से, मैं समझता हूं 300 सीटों पर अगर एक उम्मीदवार खड़े करने का कुछ आपसी बंदोबस्त इन्होंने कर लिया, तो आप समझ लीजिए 2024 का चुनाव इतना दिलचस्प होगा जो 2014 का रहा है, ना 2019 का रहा है। और वो ये तो मैं तो कल टीवी में मैंने कहा भी कि वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बारे में चर्चा हो रही थी कि वो भी बनाना है इन लोगों को। हमने यहाँ बिल्कुल बनाना है, सबसे ज्यादा आसान काम वही है। हमने विपक्ष अगर मुझे जिम्मेदारी दे दी, मैं लिख दूंगा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, वो सब लोग उसको मान लेंगे। इतने ज्यादा मुद्दे हैं, इतने ढेर सारे मुद्दे हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना तो बहुत आसान है। सवाल कॉमन उम्मीदवार खड़ा करने का। वहां पे अगर ममता बनर्जी वाले फार्मूले को लचीले ढंग से हर प्रदेश के स्तर पर अलग अलग रणनीति बनाकर ये कर लिया जाए, पंजाब और दिल्ली में भी कोई अगर गठजोड़ निकाल लिया जाए, उत्तर, देखिए 3 जगह बहुत फंसी हुई है। पंजाब फंसा हुआ है, जो कांग्रेस की वहां दावेदारी है, दिल्ली फंसी हुई है, यहाँ भी कांग्रेस की दावेदारी है, और उत्तर प्रदेश फंसा हुआ है, यहाँ अखिलेश की दावेदारी है, लेकिन मुसलमान वोट ऐसा नहीं लगता कि अखिलेश को पहले की तरीके से मिलेगा, तो वहां भी फंसा हुआ है। तो
ये उत्तर भारत का ये इलाका, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश, अगर इन 3 क्षेत्रों में किसी तरीके से कांग्रेस के साथ में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का कोई तालमेल बन जाता है, कोई सहमति बन जाती है, तो आप समझिए बाकी जगहों पे इतनी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि कई प्रांत तो ऐसे हैं जहां कांग्रेस का दबदबा है, कांग्रेस जहां भाजपा के साथ टक्कर में है, वहां दूसरी पार्टियां तकरीबन अनुपस्थित हैं, उनके होने न होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो दूसरे प्रदेशों में अच्छा तालमेल बना निकाल सकते हैं, उन प्रदेशों से ये लोग, दूसरे लोग हट जाएंगे। जी जी। तो मैं एक चीज और जुलाई के महीने में जाकर मुझे लगता है कि विपक्षी एकता का पूरा जो नजारा है वो साफ हो जाएगा। होगी कि नहीं होगी, व्यवहारिक रूप से ये भी स्पष्ट हो जाएगा। जी नहीं, और मुझे एक चीज और लगती है कि इस मीटिंग का एक फायदा ये भी हुआ कि थोड़ी लाइन स्पष्ट होने लगी जो ग्रे एरिया थी। अब जैसे भाई ये हो गया ना कि बीएसपी जो है वो नहीं रहेगी, केसीआर साहब नहीं रहेंगे, कुछ लोगों का स्पेसिफिक नो भी होता जा रहा है कि वो इधर रहेंगे उधर रहेंगे, ये क्लियर हो जा रहा है कि केसीआर साहब जो हैं, जहां जब विधानसभा का चुनाव हो जाएगा उसके बाद वो आ जाएंगे इसके अंदर। अच्छा, देखिए तब तक वो अलग रहने के लिए मजबूर हैं, उन्हें अभी विधानसभा का चुनाव लड़ना है। ठीक बात। आप सोचिए, उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ना है, वो अभी कैसे यहाँ बैठ सकते हैं इनके साथ में? और वहां मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, वहां कांग्रेस है। चूंकि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में कोई कांग्रेस, कोई दूसरी ताकतें हैं नहीं, वहां पर केवल कांग्रेस और भाजपा के बीच में मुकाबला है, इसलिए वहां पर कोई दिक्कत नहीं हो रही है दूसरे लोगों को। तेलंगाना की खास दिक्कत है और सब लोग इस बात को समझते हैं, कांग्रेस भी समझती है। मेरा तो मानना है कि केसीआर जैसे ही चुनाव पूरा हुआ और चुनाव के परिणाम आए, जो मोस्ट प्रोबेबल ज्यादा संभावना ये है कि उन्हीं की पार्टी दोबारा वहां चुनाव जीत जाएगी, है, उसके बाद में वो विपक्षी एकता में शामिल हो जाएंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस के साथ में सीटों का बंटवारा चाहिए होगा, विधानसभा चुनाव में तो सीटों का बंटवारा कर ही नहीं सकते, एक दूसरे के मुकाबले खड़े हुए हैं। नहीं, मैं अगर इस थ्योरी को आगे बढ़ाऊं तो मैं थोड़ा ऐड करूंगा, उनकी सरकार बने या ना बने वो शायद इधर आ जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल आ जाएंगे, मैं आपकी बात से सहमत हूं। देखिए, वरना लोकसभा चुनाव में काफी दिक्कतें होंगी वहां पे। भाजपा उस चुनाव को तितरफा करने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में एक तालमेल हो जाता है, केसीआर में और कांग्रेस के बीच में कोई तालमेल हो जाता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां कोई गुंजाइश नहीं बढ़ेगी। ये दोनों मिलकर एक तरफा चुनाव जीत जाएंगे लोकसभा का। जी साहब, मैं 3 लोगों का नाम ले रहा हूं और उन तीनों पे मैं एक साथ पूछ ले रहा हूं, आप बता दें। कल 3 लोगों का मुझे टिप्पणी, एक तो लालू जी अपने पुराने अंदाज में थोड़ा नजर आए। लालू जी शायद पॉलिटिकल आदमी की जो खुराक होती है वो उनको बहुत दिनों बाद मिली और वो नजर आया, उस लय में आ गए थे जब राहुल गांधी को वो दूल्हा बनने की सलाह दे रहे थे और अपने को बराती। कुछ लोगों का कहना था कि वो सांकेतिक रूप में कुछ और कह रहे थे। उसके अलावा महबूबा ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट कई बातें कही, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने जब ये बात उठाई कि इस मुल्क को हम गोडसे का नहीं होने देंगे, ये गांधी का मुल्क रहेगा, एक ये बात। और दूसरा जो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि डेमोक्रेसी की बात अमेरिका में जाके कर रहे हैं, अपने मुल्क में जरा जम्मू कश्मीर में तो आ जाइए। मैं इन तीनों टॉप टिप्पणियों पे आपके से एक साथ एक पोस्ट मांग रहा हूं। देखिए, मैं इस प्रकार की बातें जो की जाती हैं, ये विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी अपनी शैली में लोग करते हैं, मैं इनमें बहुत ज्यादा मतलब नहीं पड़ता। देखिए, विपक्षी एकता के 2 पैमाने हैं। पहली बात तो यह है कि इन्हें सफलतापूर्वक बहुत अच्छा और प्रभावी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम इन्हें तैयार करना है। इस तरह का कार्यक्रम तैयार करना है जिससे नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा जो सब्सिडी तंत्र बनाया है, ताकि उस कार्यक्रम की एक सब्सिडी तंत्र की काट हो उसके अंदर। इस तरह से कर्नाटक में भाजपा की सब्सिडी तंत्र की काट की गई, हिमाचल प्रदेश में सब्सिडी तंत्र की काट की गई, और अब 3 जगह यहाँ चुनाव होने वाले हैं, वहां पर सब्सिडी तंत्र की कांग्रेस काट कर रही है। सब्सिडी तंत्र की एक काट उसके अंदर हो, ये सबसे बड़ी पहली बात है। दूसरी बात यह है कि वो जहां पर यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा की सीधी टक्कर नहीं है और दूसरी पार्टियां और दूसरी ताकतें महत्वपूर्ण हैं, वहां पर कांग्रेस का रुख क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये लोग वक्तव्य तो सब लोग बहुत अच्छे वगैरह दे सकते हैं। अब महबूबा मुफ्ती से ये भी तो पूछना चाहिए कि भाई, नरेंद्र मोदी का जो लोकतंत्र चलाने की शैली है, इसके बारे में उन्हें अब जानकारी मिली है, तो पहले से जानकारी मिली थी, लेकिन जब उनको अवसर मिला तो उन्होंने उनके साथ मिलकर सरकार भी चलाई। फारूक अब्दुल्ला को भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में अब नया एहसास हुआ है क्या? तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री भी रहे, उनका बेटा मंत्री भी, उमर अब्दुल्ला मंत्री भी रहे हैं उसमें।
तो ये सब चीजें लोग अपनी मर्जी के मुताबिक अपना स्वर बदलते रहते हैं। और मेरा मानना यह है कि अगर पटना से शिमला तक की जो यात्रा है विपक्षी एकता की, ये यात्रा ठीक से हो जाए तो आप मान लीजिए कि अगला चुनाव भाजपा के लिए जीतना मुश्किल पड़ जाएगा। जी मैं प्रोफेसर साहब खत्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको जो जैसा मैंने शुरू में कहा था मणिपुर की बात, मणिपुर पे एक आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है अमित शाह साहब ने, लेकिन सभी का मानना यह है कि ऑल पार्टी मीटिंग में जहां पे अमित शाह साहब खुद एक पार्टी बने हुए हैं उसमें उसका कोई बहुत माने नहीं लगता है, क्योंकि वो तो खुद ही एक पार्टी है। बहुत से लोगों का मानना है कि वहां की समस्या की जड़ वो है, और जब प्रधानमंत्री यहाँ मौजूद थे उस समय बुलाना चाहिए था, थोड़ी सीरियसनेस लगती, मणिपुर वालों को भी ठीक लगता, क्योंकि मणिपुर के एमएलए का आरोप है कि वो 10 दिन तक बैठे रहे, वायर ने स्टोरी की, टेलीग्राफ ने की, उनको प्रधानमंत्री ने समय नहीं दिया। मैं थोड़ा मणिपुर पे भी समझ आता हूँ, क्योंकि ये है बात बहुत गंभीर। देखिए, अगर ये अपना मुख्यमंत्री बदल दें, जाहिर है कि जो मुख्यमंत्री नया बनेगा वीरेंद्र सिंह की जगह वो भी मैतेई होगा, है? लेकिन अगर ये इस मुख्यमंत्री, क्योंकि इस मुख्यमंत्री की जो गैर मैतेई लोग हैं उनके बीच में बिल्कुल साख समाप्त हो चुकी है, इसको एक अत्याचारी और उत्पीड़क मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री बदलना पहला संकेत ये होगा कि आप कुकी और नागा लोगों की और दूसरे जो अल्पसंख्यक हैं जिनको अपना आदिवासी जनजातीय जो श्रेणी है वो खतरे में लग रही है, जिसकी वजह से तमाम ये गुस्सा फैला है, तो वो कुछ मामला थोड़ा बहुत नरमी आएगी और फिर एक वार्ता के लिए गुंजाइश बनेगी। जब तक भाजपा इस पर टिकी रहेगी कि हम किसी की नहीं बात मानेंगे, आप हमारी बात मान लीजिए, वो मसला ये है। बीजेपी का तो स्टाइल ये है ना कि आप ठीक है, आप कहते रहिए बात, आप हमारी बात पूरी तरह मान लीजिए, उसके बाद हम बातचीत आगे करेंगे। सभी किसान आंदोलन में भी उनका यही शैली थी, कोई भी आंदोलन देखिए आप, पहलवानों वाले मामले में भी उनकी यही शैली थी, हर जगह उनकी यही शैली होती है कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आप हमारी बात मान लीजिए, तब हम आपकी बात सुनेंगे, तब हम आगे कोई बातचीत बढ़ेगी। तो अब मणिपुर में ये मामला फंस गया है, वहां बहुत भयानक किस्म की हिंसा हो रही है, ये ज्यादा कुछ कर नहीं सकते वहां पर जाकर। अब पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों में हिंसा हो रही थी, उसके ऊपर भाजपा वाले तो बहुत कलाबाजियां खा रहे थे टीवी के ऊपर, लेकिन मणिपुर पे जो हो रहा है उस पर टीवी वाले कार्यक्रम भी नहीं करते, क्योंकि वहां पे भाजपा वालों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो वहां सबसे पहला काम तो उन्हें करना चाहिए कि अपना मुख्यमंत्री बदलना चाहिए। मुख्यमंत्री बदलते ही जो शांति वार्ता के चैनल जो हैं वो ज्यादा खुल जाएंगे और फिर ठीक से बातचीत हो पाएगी। जब तक ये मुख्यमंत्री रहेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि वहां पर भाजपा वाले या अमित शाह साहब हों या मोदी जी कोई भी हो वहां शांति स्थापित कर पाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।